Today is Friday, 19th September, and this is the second part of the three-part UPPCS discussion class. Today we are going to discuss from questions 51 to 100. All right, so question 51, assertion reason type question है and सस्टेनेबल डेवलपमेंट बर्टलैंड रिपोर्ट अगर किसी ने नहीं भी सुना हुआ बर्टलैंड रिपोर्ट के बारे में, बिल्कुल ही अगर नहीं पता, तब तो फिर ये एचटीबीसी हो जाएगा आपके लिए। और अगर रफ आइडिया है, ये 3-4 रिपोर्ट्स हैं जो फेमस हैं, कुछ कुछ बुक्स हैं जो फेमस हैं। ये लिमिट्स टू ग्रोथ एक है, एक रोम स्टैट्यूट है, एक ये बर्टलैंड रिपोर्ट है, एक एक किताब है उसकी, रेचल क्या नाम है उसका, रेचल है कि क्या नाम है, साइलेंट स्प्रिंग नाम से एक बुक है, ठीक है। शुमाकर 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 की एक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, आई थिंक कार्लसन, है ना। तो ये 3-4 ट्रेडिशनली इम्पोर्टेंट जो थीम्स या रिपोर्ट्स वगैरह हैं। तो अगर रफ आइडिया भी है कि बर्टलैंड इसके कॉन्टेक्स्ट में सुना हुआ है तो भी ट्रू मार दो इसको। और सेकंड है, बर्टलैंड इज ऑल्सो नोन एज, अब ये भी पता है कि ये दोनों अलग अलग हैं, तो बिकॉज अगर ये सिर्फ ऑल्सो नोन एज होता तो हमको इतना क्लियरली लिमिट्स टू ग्रोथ याद नहीं होता, बिकॉज ऑल्टरनेट नाम कौन याद करता है, समझ रहे हो। अगर तुमको किसी चीज का नाम क्लियरली याद है तो इसका मतलब ऑल्टरनेट नाम तो नहीं होना चाहिए ना, वो कुछ अलग ही होगा, इसीलिए क्लियरली याद है, ठीक है। तो ये मोस्ट लाइकली फॉल्स होगा। और वैसे भी अच्छा, रीजन तो खैर होगा ही नहीं, रीजन, बट आर वाला फॉल्स होने का चांस ही सबसे ज्यादा है, ठीक है। 50 सेकंड नहीं कर पाएंगे विदाउट नॉलेज, ये तो पता ही होना पड़ेगा। 1 2 3 4 इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, अगर एसटीबीसी भी करे 1 2 3 4 ऑप्शन नहीं है, और बाकी तो हिलाने पॉसिबल ही नहीं है उसको, तो छोड़ना ही होगा। 53rd में कर्माकर ये न्यूज में रहती है, ये शायद जिमनास्ट है, और अगर बी को फर्स्ट में 3 ऑप्शंस में है, फर्स्ट तो देखो ये यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई तुमको कर्माकर का पता होगा, तो हाँ, जो कि बहुत ऐसा कॉमन इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। फिर यूपीएससी क्या है, ये यूपी वाले, तो फिर भी वो इस लेवल का इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 3 ऑप्शंस में दिया है कर्माकर को। और उसके बाद तो पर्सनली तो मैं जानता नहीं कोई भी और नाम, तो ये तो मैं तो छोड़ दूंगा। बाकी अगर तुमको कुछ पता हो तो यू कैन डू, द पॉइंट बीइंग नॉलेज के बिना इसको करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब एक जुगाड़ होता है, उसमें रिस्क तो है ही। और अच्छा, देव पटेल शायद वो एक फिल्म आई थी ना, मिलियनायर, स्लम डॉग मिलियनायर, उसमें यही था ना, देव पटेल। तो मतलब बहुत पुराना अगर कुछ किसी को स्ट्राइक करे तो अलग बात है, नहीं तो द पॉइंट इज बिना कुछ ना कुछ बैकग्राउंड के बोलना बहुत ही मुश्किल है इस क्वेश्चन में। तो अ, अब जुगाड़ यही है कि भाई जो ऑप्शन या जो सेंटेंस जितने नंबर ऑफ ऑप्शंस में रिपीट हो रहा है, ये अजम्पशन है, अब रिस्की है ये, इट इज नॉट ऑलवेज द केस, बट अगर अंधेरे में तीर चलाना है और कोई और चारा नहीं है और क्वेश्चन करना ही है, तो दिस इज वन वे इन विच यू कैन टेक अ रिस्क कि जो ऑप्शन जितनी बार रिपीट हो रहा है अगर एक ही सेम पोजीशन पे, तो उसका करेक्ट होने का संभावना बढ़ जाती है कंपेयर टू ऑप्शंस जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उतना फ्रीक्वेंटली उस पोजीशन पे, ठीक है। अब ये बहुत ही क्रूड तरीका है, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है, लेकिन इसको जितना कम से कम डिपेंड हो इस पे उतना अच्छा है। 54th असर्शन रीजन क्वेश्चन है, इसमें सिंगापुर इज इमर्ज्ड एज, अच्छा देखो लैंग्वेज देखो एक बार, 54th में असर्शन की सिंगापुर वॉज द लार्जेस्ट सोर्स नहीं बोला है। अगर सिंगापुर वॉज द लार्जेस्ट सोर्स बोला होता तो ये SFUW वाली लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ पे इमर्ज्ड बोल रहा है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन का पता होने का संभावना कम है, ये HTBC की तरफ जाएगा सेंटेंस। फर्क पता चल रहा है SFUW वाले लैंग्वेज में और HTBC वाले लैंग्वेज, हमने यूपीएससी में भी कुछ क्वेश्चंस में किया है ना, आई थिंक क्या था वो, डेट वगैरह को लेकर ही कुछ तो था, मुझे क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा, जिसमें
बोला था कि अगर सिर्फ इतना में फुल स्टॉप होगा तो एसएफयू जाएगा, और एक्स्ट्रा अगर दे रखा है तो मतलब वो ट्रू की तरफ जाने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो एक तो ये एमर्ज्ड की बात हो गई, वर्ड स्ट्रेस। दूसरी, अ, फिर बिकॉज लगा के रीजन पढ़ोगे तो सेंस भी बनाएगा। ठीक है, तो फिर आंसर इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला हो जाएगा। ओके, 55 किया किसी ने? साहिल? पैसेंजर्स इनसाइड एयरप्लेन, अच्छा वो वाला, हाँ, रेडार्स वाला क्वेश्चन। जो आपको हाँ कॉमन लगा के बोल रहे हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, फिफ्टी। मतलब लैंग्वेज का फर्क था ना उसमें, सेम टाइप का इधर। हाँ, तो 55 में बस वही वही मतलब जो सिमिलर ऑप्शंस में से आंसर होगा वो, मतलब और एड्स थोड़ी तो नॉलेज होगा चाहिए। नहीं, एड्स तो वुड वर्ड होता है, हम्म। और फिर बचता मलेरिया ही ही है होगा। और मलेरिया में भी देखो एमआईपी, अब ये थोड़ा सा उसकी बात है, अवेयरनेस की बात है। पर्सनली मैंने सीरम इंस्टीट्यूट ज्यादा बार सुना हुआ है भारत बायोटेक से, भारत बायोटेक भी बहुत बार सुना है, लेकिन पता नहीं समहाउ सीरम इंस्टीट्यूट मुझे ज्यादा फेमिलियर लगता है, तो मैं सीरम पे रिस्क लिया। ठीक है, एमआईपी मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर। अगर इतना भारत बायोटेक वुडेवर्ड, मतलब ये भाई तुम्हारे, ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो रहा है देखो, एमआईपी पे जाना है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर है, अगर वुडेवर्ड लग रहा है तो ठीक है, वो फिर भी अगर आंसर तक पहुंच रहे हो। अब डिपेंड करता है तुमको, अगर भारत बायोटेक इतना इंपॉर्टेंट लगता है कि ये वुडेवर्ड बन रहा है, तो अपने आप ही तुम फिर सीरम पे जा रहे हो। मेरे को तो वुडेवर्ड नहीं लग रहा है, बट मेरे को सीरम इंस्टीट्यूट मैंने बस कई बार पढ़ लिया, पता नहीं मे भी अखबार बार बार देखने से वो ज्यादा है, तो मेरा ध्यान तो उसी में ही गया। तो रिस्क लेना है तो वही एमआईपी वाला खेल यहाँ कर सकते हो। बाकी समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है, गलत भी हो सकता था, तो ऐसा कोई वो नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि और कोई चारा नहीं है तो इससे करके देख सकते हो। 56 तो भैया बिना नॉलेज के कर नहीं सकते, चारों ही नाम अजीब से हैं। बाबा, नहीं, कियारा आडवाणी, उर्वशी मेरे को तो बस एक ये कियारा आडवाणी सुना है मैंने, और वो भी कियारा आडवाणी, एक पंकज अडवाणी होता है क्या, वो जो बिलियर्ड्स खेलता है वो पंकज अडवाणी है? तो फिर तो एक कियारा भी नहीं सुना हुआ मैंने, मैं तो नहीं बोल पाऊंगा। वालंकर वाला में तो 3 फेमस थे और एक ही अननोन था ना। तो सर ये इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ भी ऐसे ही है, मतलब क्योंकि कियारा मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस है, सर जिसकी शादी हुई है अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा से। और ओ, उर्वशी, हम्म, उर्वशी रौतेला ये भी मेन स्ट्रीम है, शोभिता धुलीपुली वाला ये भी मेन स्ट्रीम है। तो अगर इन तीनों में से किसी ने करा होता तो ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता न्यूज वगैरह में। अब भैया और या तो फिर मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ कि ये सारे एक्टर्स अब ये नए जनरेशन के हो गए। मेरे को तो अभी भी दिमाग में धर्मेंद्र अमिताभ की फिल्में, और ये अभी पीछे तक ये बस कुछ जो आ जाती हैं, उड़ी और इस टाइप की जो थोड़ा अ, उछल जाती हैं फिल्में, वो देख लेते हैं। तो ये वैसे एक्टर्स होंगे तुम लोग को अगर, ठीक है। द पॉइंट इज कुछ ना कुछ, मैं तो अडवाणी सोच के उस पे गया था, वो बिलियर्ड्स पे, और फिर मुझे डाउट आ रहा था कि ये कियारा है कि कौन है। द पॉइंट इज यू कांट, अच्छा हालांकि वो फिल्म फेस्टिवल ऊपर नाम लिखा हुआ है तो चारों ही फिल्म उसमें होंगे। इफ यू डोंट नो समथिंग, इफ यू डोंट नो एनीथिंग इन दिस क्वेश्चन तो छोड़ दो, इसमें ज्यादा ना रिस्क लेना ठीक नहीं है, अनलेस यू नो व्हाट यू आर डूइंग। ओके, रुद्र M2 मिसाइल किसकी है? इसको किया क्या करेक्टली किसी ने, कैसे किया चेक? सर ये करंट अफेयर्स में कहीं पढ़ा था तो ध्यान। हाँ वही लग रहा है मेरे को, बिकॉज विदाउट करंट अफेयर्स ईटी से तो बहुत मुश्किल है ये। हाँ ईटी, सर नहीं, से तो नहीं पेपर में, तो मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ा था तो वैसे से। अगर करंट अफेयर्स में हो तो अलग बात है, बिकॉज ईटी तो वेरी टफ यार। जेन, अच्छा, और उसमें भी तुमको पता होना पड़ेगा कि एयर टू एयर मिसाइल्स जो होती हैं वो बहुत कम लिमिटेड होती हैं, इसके लिए भी अवेयरनेस चाहिए कि एयर टू एयर बहुत लिमिटेड होती हैं। ठीक है, यूजुअली या तो ग्राउंड टू ग्राउंड होती है बैलिस्टिक वाली, या फिर ग्राउंड टू एयर होती हैं, सरफेस टू एयर। एयर टू एयर वाली बहुत कम होती हैं, और एयर टू एयर वाली मोस्टली इंपोर्टेड होती हैं। साहिल?
तो और एक और चीज, जैसे इसमें हम मतलब शायद स्नेह ने बताया, किसने बताया था कि हम इसमें वो वाला एंगल कि वर्ड्स ऑफ मीनिंग वाला, या किसी ने डिस्कस करा था कि रुद्र में मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि जो एयर टू एयर वाली आपने बात बोली, तो वो जैसे अस्त्र वगैरह इस टाइप की होती है, मिसाइल्स वगैरह या कुछ। और जो हम सरफेस टू एयर देखते हैं उसमें हम नाम सुने होते हैं हमने कुछ, कि कोई एंटी टैंक है, नाग है, इस टाइप की है, त्रिशूल है, तो पता लग जाता है एयर टू सरफेस इस टाइप की कोई है। तो वो लॉजिक में भी लग जाता है, बट ये तो वुड एवर बना रहे थे इसको, एयर टू एयर थोड़ा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, मतलब कम ही होती है। बट यू नीड टू बी दैट मच कॉन्फिडेंट ऑफ योर करंट अफेयर्स कंट्रोल टू से कि एयर टू एयर कम होती हैं और यूजुअली इंपोर्टेड वाले कैटेगरी, बिकॉज ये हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी वाली होती हैं। तो लेकिन इतना बोलने के लिए तो यार उतना कॉन्फिडेंस चाहिए। और अगर तुमने फर्स्ट वाले को बोल भी दिया, उसके बाद सेकंड वाले को तो एसटीबीसी ही बोलेंगे हमारे जैसे लोग, तो वहां गलत कर रहा है फिर वो, है ना। तो ये क्वेश्चन हाथ से ही जाने का लग रहा है, तो वो अनलेस यू इसमें नो। हम्म। मतलब हमारा एसटीबीसी, और यहाँ पे एक ये मतलब आगे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के ना, जहाँ पे एक प्लेस और एक डेट दे रखी है। तो मतलब यहाँ पे इसमें यूपी वाले में ये चीज हो रही है कि दो वेरिएबल अगर दे रखे हैं ना, मतलब आपको दो फैक्ट्स के वेरिएबल एक स्टेटमेंट में दे रखे हैं, तो प्रोबेबिलिटी हाई है काफी ज्यादा उसकी गलत होने की। मतलब दोनों चीजें, एक कोई भी एक चीज गलत होगी तो भी वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो 3/4 आ रहा है, इस टाइप से कोई लॉजिक आगे मतलब मार्क कर। हाँ मतलब पॉसिबल, पॉसिबल कि इट वाज टेस्टेड इन राजस्थान इन मई 2024। द पॉइंट इज, अब ये तुम यूपी स्पेसिफिक करना चाहो तो ठीक है, बट यूपीएससी में थोड़ा रिस्क हो जाएगा इसको ऐसे बोलने में। ठीक है। 58, ये भी बिना इंफॉर्मेशन के तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। मैंने शायद ऐसा भी क्वेश्चन एक पूछा था ना मॉक टेस्ट में, जैसा 58 में दिया है पिछले साल। पार्टी किस पार्ट कौन सी पार्टी का मेंबर कौन है या कुछ ऐसे करके, शायद मैच द फॉलोइंग कॉलम टाइप में कुछ पूछा था। पीके या कुछ ऐसे करके था पिछले साल ना। अच्छा, वो कर्डिस्तान पार्टी वाला। हाँ कुछ तो था, है ना। सेम तो देखो ये पूछ ही रहा है। इट इज एक्सपेक्टेड, मतलब इस लाइन से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए जो फेमस पर्सनालिटीज न्यूज में तो खास करके मैं भेजता ही रहता हूँ फोटो के साथ, एटलीस्ट उतना तो पता ही होना पड़ेगा। ठीक है। 59th हुआ किसी से? किसी से नहीं हुआ। देखो अब रिस्क लेने वाली बात है। 59th में हमारी एनसीईआरटी में 1200 मीटर वाला पॉइंट तो शायद है मेंशन्ड, थिकनेस ऑफ डेक्कन ट्रैप्स 1200 मीटर और बहुत कई लाख, आई थिंक 24-25 लाख स्क्वायर किलोमीटर कितना कुछ ऐसे मेंशन्ड है कि वो बहुत बड़े स्केल पर है। वो तो ठीक है, तो 1200 तो उससे मैच कर रहा है, तो यू मे स्टिल टेक अ रिस्क इन दैट। अब देखो सी और डी में इट इज इम्पॉसिबल टू टेल विच इज रॉन्ग, यू कांट पिक। तो अगर इफ यू वांट टू पिक, ब्रावो इज द ऑप्शन विच इज लाइक ऑड वन आउट इन दिस क्वेश्चन। अल्फा वाला ठीक है, अब हम ये नहीं बोल पा रहे कि मिडिल है कि अपर है कि लोअर है, हमने सिर्फ 1200 बुक में पढ़ा हुआ है। मैं सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं। अगर ये 4-5 हजार बोल देता तब भी हम फॉल्स बोल देते, बिकॉज बुक में तो इतना 1000, 1200, 1500 का रेंज दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में। तो ये 1200 उस वैल्यू के मैच कर रहा है, और ये भी रिस्क है कि हम अज्यूम करें मिडिल है कि अपर है कि लोअर है। और ये द पॉइंट इज इसमें किसको बोलोगे, मतलब अपर लोअर मिडिल, डज इट सिग्निफाई, मतलब ऐसा वर्टिकल के डज इट सिग्निफाई ऐसा हॉरिजॉन्टल, मतलब ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो ये रिस्क ले रहे हैं हम। अगर ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते, एक चीज तो कि ऑड वन आउट हमको अलग से दिख रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हमेशा ऑड वन आउट आंसर होगा। मैं ये कह रहा हूं कि हमको एनसीईआरटी से 1200 का फिगर मालूम है, तो वहां पे हम वो कर रहे हैं, इसको ट्रू मान रहे हैं कि ये हमने एनसीईआरटी में इतना सुना हुआ है, तो ये फिगर तो ठीक है। और हम ये अज्यूम कर रहे हैं भगवान का नाम लेके कि भाई ये मिडिल ही हो। अगर इसके बाद गलत हो गया तो हो गया, फिर कुछ नहीं कर सकते। और सी और डी में इट्स इम्पॉसिबल टू पिक बिटवीन, कि किसको करोगे। नाउ बिकॉज यू डोंट हैव अ रीजन टू पिक बिटवीन सी एंड डी, हम फिर बी पे जा रहे हैं। आर यू गेटिंग इट?
कल को एग्जाम में बहुत बार सिचुएशन बनेगी कि तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं होगा पिक करने के लिए। सो इफ यू डोंट हैव अ रीजन, या तो उन दोनों को छोड़ के कुछ और पिक करो, या फिर क्वेश्चन छोड़ दो। अगर उन्हीं में से पिक करना है, बाकी एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन, दो बच गए, उनमें से पिक करना और कोई रीजन नहीं है तुम्हारे पास, तो छोड़ दो फिर क्वेश्चन। आदत नहीं खराब करनी है अपनी कि कुछ जबरदस्ती पिक कर लिया। ठीक है, तो ये है। अब इसमें द फनी थिंग इज, ऊपर क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा है तो भी हमारा यही अप्रोच है, अगर करेक्ट पूछा होता तो भी हमारा यही अप्रोच होता फिर, इसी टाइप से। ठीक है, अब ये करेक्ट पूछा होता तो ऐसे ज्यादा इजी हो जाता, बिकॉज 1200 वाला ही एक फिगर पता था, वो ट्रू हो जाता, बाकी 3 फॉल्स हो जाते। लेकिन द पॉइंट इज, अगर इसको अप्रोप्रिएटली चेंज किया जाए क्वेश्चन को, तो चाहे ट्रू बोले ऊपर चाहे नॉट ट्रू बोले, हमारे पास कोई बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं फिर इसको डील करने के लिए। तो या तो क्वेश्चन ही छोड़ना पड़ेगा, या फिर दिस इज वन वे ऑफ डीलिंग विद इट। इफ यू वांट टू लीव, दैट्स आल्सो अ वेरी गुड चॉइस। इफ यू वांट टू डू, यू शुड हैव सम रीजन टू पिक, एंड जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रहे। ठीक है, 60 जेट स्ट्रीम वाला तो, फर्स्ट वाला तो फॉल्स हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर तक तो ठीक है, वर्ल्ड वॉर का कोई चक्कर नहीं है। ईस्टर्ली है कि वेस्टर्ली है, ये जाएगा। पता होना चाहिए तुमको इंफॉर्मेशन से, लेकिन अगर नहीं भी पता तो ये पूरा स्ट्रेस इस पे कहाँ है, ईस्टर्ली पे है ना पूरा पिवट क्वेश्चन का, और स्टैंडर्ड फैक्ट है, तो एसएफयू होने का बहुत हाई चांस है। तो अगर रिस्क लेना है तो फर्स्ट को फॉल्स बोल सकते हो, लेकिन अगर वेस्टर्ली लिखा होता तो भैया ट्रू हो जाता फिर। अब वो किस्मत है, अब ये रिस्क अगर नहीं पड़ा तो रिस्क तो फिर लेना ही पड़ेगा। ठीक है, वैसे बुक में बहुत साफ साफ लिखा है। वर्ल्ड वॉर वाली बात शायद ना भी लिखी हो, ध्यान नहीं है मेरे को, बट ईस्टर्ली वेस्टर्ली तो लिखा होता है। ठीक है, ऑल्टीट्यूड लिखा होता है, स्पीड भी कितने नॉट्स है क्या वो लिखा होता है। और ये स्पीड, अच्छा, अब स्पीड पे इसीलिए जो भी हम करंट अफेयर्स करते हैं उसमें मैं कितना मीटर है कोई चीज, कोई डैम की हाइट हो गई या कोई रॉकेट की हाइट होगी कितना फुट है, वो मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए हाईलाइट करके भेजता हूँ। अब अगर तुमको यही नहीं पता होगा कि 300 से 500 की स्पीड को हम हाई बोलेंगे कि लो बोलेंगे, तो नहीं इसको ट्रू या फॉल्स बोल सकते ना। तो आई थिंक एनसीईआरटी में भी शायद डिजास्टर मैनेजमेंट का जो चैप्टर है उसमें विंड स्ट्रीम, विंड स्पीड, गस्ट को कितना बोलते हैं, ब्रीज को कितना बोलते हैं, है ना, विंड को कितना बोलेंगे, और फिर आगे धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो उसमें भी शायद टैबुलर में दिया हो। लेकिन यू नीड टू हैव सम कॉन्टेक्स्ट, यू नीड टू हैव सम कॉन्टेक्स्ट। तो जहां पर भी फिगर्स दिए होते हैं, चाहे वो रेनफॉल, मॉइस्चर, इसके टेम्परेचर के हो, किसी भी चीज का फिगर, उसको ऐसा नजरअंदाज नहीं करना है बिल्कुल। कुछ कॉन्टेक्स्ट दिमाग में होना चाहिए कि उसको हम हाई बोलेंगे, मीडियम बोलेंगे कि लो बोलेंगे, क्या है वो। ठीक है, 61st, तो अगर ये पता है कि ये रेंज जो है इतना किलोमीटर पर आवर, इसको विंड के कॉन्टेक्स्ट में ये काफी हाई स्पीड है, तो फिर उसको ट्रू बोल सकते हो सेकंड सेंटेंस को। अब बच्चे क्या करेंगे, नंबर देखा और गलत मार्क कर दिया, वो तो भैया बहुत ही वाहियात अप्रोच हुआ। ठीक है, 61st, ये नॉलेज के बिना नहीं हो पाएगा। पुरानी एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की थी, अब मेरे को ये बिल्कुल 25 वाली जो आई है उसमें नहीं देखा मैंने क्या दिया है, लेकिन पुरानी वालियों में तो ये बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। और इनफैक्ट आई थिंक ये पीवाईक्यू रिपीट भी होती हैं सब चीजें, तो पता ही होता है। 62nd इजी क्वेश्चन है टेरेस्ट्रियल, तो बिल्कुल वर्ड्स है मीनिंग वाला। 63rd नहीं पता तो छोड़ दो, 63rd वाले में नहीं कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा बॉल एंड सॉकेट, आई थिंक घुटने के जॉइंट को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट शायद, बट बाकी मुश्किल है, नहीं पता तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सो यू नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन टेक सम रिस्क इन, एंड व्हाट काइंड ऑफ, अब इसमें जैसे सैडल जॉइंट है, हिंदी में भी सैडल ही लिख दिया, अब पता ही नहीं सैडल को क्या बोलोगे। सैडल तो आई थिंक वो घोड़े की उसको बोलते हैं, काठी को, अगर जनरल इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में देखे, काठी को बोलते हैं कि वो जो उसमें पैर डालते हैं उसको बोलते हैं, वो स्टिरअप होता है, पैर वाला स्टिरअप होता है, सैडल शायद ऊपर वाला होता है। ठीक है, तो अब क्या बोलोगे, वेरी डिफिकल्ट। हिंज जॉइंट को हिंज जॉइंट ही लिखा हुआ है हिंदी में भी,
तो बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो साहिल तेरे जैसी हिंदी लिख दी है इन्होंने, पिवटल जॉइंट को पिवटल जॉइंट लिख दिया है। 64th क्वेश्चन में तो पैथोजन तो पता होता है ना, रिस्क ले सकते हो। 65th बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है भाई, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिना बिना अवेयरनेस के एरोसॉल हटा भी दो, फोम भी चलो हटा दो, सोल और इमल्शन में क्या करोगे? दिक्कत होगी ना, रिस्क है। लेकिन क्योंकि दो ऑप्शंस हट गए हैं, अगर रिस्क की कैपेसिटी हो तो यू मे टेक अ कॉल, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन भाई कैसे कट ऑफ जाती है तुम्हारे पीएससी में। अगर दो ऑप्शन कॉन्फिडेंटली हट गए हैं तो दो में डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपिटाइट यू मे चूज समथिंग। ठीक है, अब सोल वर्सेस इमल्शन। इमल्शन इज अ वर्ड विच appears more frequently in our science books. Soul as a word is not as frequently appearing. तो अगर तुक्का मारना हो दोनों में, you may go for emulsion, but then the assumption is you have read your books enough number of times to tell कि emulsion ज्यादा होता है। मतलब सोल तो नहीं होता, सॉल्यूशन होता है वर्ड जो रिपीट होता है, तो अब सोल तो कुछ अलग ही लग रहा है यहाँ। ठीक है, तो रिस्क है, बट दैट्स हाउ द सिचुएशन इज। या तो छोड़ दो या फिर रिस्क ले लो। तो घूम फिर के लेसन क्या है, हमारे सिलेबस के अराउंड ही सब चीजें हो रही है ना। एमआईपी सब कुछ घूम फिर के एमआईपी पे आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर। ओके, सीपीआर पता ही होता है। देखो सी और डी में कार्डियो पल्मोनरी, अच्छा ऊपर कार्डियो, नीचे बी में कार्डियक, और फिर दो में कार्डियो पल्मोनरी, तो आंसर सी और डी में से होगा, ये तो पक्का हो गया बिकॉज रिपीट हो रहा है। अब रिससिटेशन बोलो कि रिवीजन बोलो, अब ये पता है कि ये कुछ टेक्निकल चीज होती है, तो टेक्निकल चीज होती है तो कम समझ में आने वाला शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, है ना। ऐसे होता है ना, जो ये हमने किया सिंपल क्वेश्चन टेक्निकल आंसर, टेक्निकल क्वेश्चन सिंपल आंसर, तो दिस इज अ टेक्निकल क्वेश्चन। तो फिर हम नहीं, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन तो है, मतलब इसको सिंपल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। सीपीआर सबने सुना होता है, ठीक है। अब वो यूपीएससी वाला थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन सीपीआर लेट्स टेक इट एज अ सिंपल क्वेश्चन, सबने सुना होता है सीपीआर। तो क्या होगा टेक्निकल आंसर, रिवीजन वर्सेस रिससिटेशन में गो फॉर द मोर साइंटिफिक वन। ठीक है, फिर इसमें हिंदी वाला हेल्प कर रहा है, पुनर्जीवन इज। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक किया। हाँ, इन्होंने हिंदी में आपकी बार रिससिटेशन नहीं लिखा। ठीक है, पुनर्जीवन ये देख सकते हो, हिंदी वाला कभी कभी हेल्प कर जाता है। 25 में भी एक क्वेश्चन था आई थिंक, रन ऑफ कच्छ वाला, उसमें भी हेल्प किया था हिंदी वाला फ्रेमिंग। ठीक है, 68 तो पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो छोड़ देना, ये तो सारा ही बड़ा टेक्निकल सा है। लेकिन द गुड थिंग ऑफ सच क्वेश्चंस इज दे आर इन मोस्ट केसेस रिपीटिशन ऑफ व्हाट हैज बीन आस्क्ड ऑलरेडी। मोस्ट केसेस में ऐसे क्वेश्चन रिपीट वाले होते हैं, तो इसीलिए पीवाईक्यूज अपना ढंग से कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चन हो जाए। डायबिटीज, किडनी लिवर का तो नहीं होता है, ये यूजुअली पता होता है डायबिटीज। बाकी गॉल ब्लैडर है कि पैंक्रियाज है, उसमें रिस्क हो सकता है। अब विदाउट इंफॉर्मेशन डर तो लगेगा, लेकिन पैंक्रियाज में मतलब गॉल ब्लैडर मतलब पैंक्रियाज, इंसुलिन वगैरह तो पैंक्रियाज में होता है ना, तो यू मे टेक अ रिस्क। गॉल ब्लैडर तो निकलवा भी देते सर, डायबिटीज निकाल तो ना सकते ऐसे। हाँ सही बात है। कोविड-19 वाला तो इजी है, पता ही होगा सबको। ठीक है, 71st क्वेश्चन तो मेरे बस के बाहर है, इंफॉर्मेशन है तो ठीक है, नहीं है तो भैया हाथ जोड़ लो। आगे चलते हैं 72nd। अच्छा देखो 72nd वाला जो क्वेश्चन है, ये मैंने कई क्वेश्चन देख लिए इस पेपर में, जहां बहुत अंदर घुस घुस के फैक्ट देता है ना, वो गलत जा रहा है। देखो बाकी फैक्ट्स 198 गढ़वाल 6 लाख 6.345 लाख ऐसे नहीं दिया हुआ, लेकिन जहां पॉइंट लगा के अंदर घुस गया तो वो गलत की तरफ जा रहा है। अब ये एक ट्रेंड दिख रहा है, मैंने कोई रिसर्च नहीं कर रखा, इसी पेपर के जो एक आध क्वेश्चन पीछे देखे बस उस बेसिस पे ही बोल रहा हूं।
ये तुम अपने एंड पे देख लेना, जो PYQ आ रखे हैं उसमें देख लेना कितना कामयाब है ये चीज। अगर रिलायबल है तो यू कैन गो फॉर इट इन एक्सट्रीम सिचुएशन। ठीक है, डीप फैक्ट की तरफ, मतलब डीप फैक्ट टाइप इसको बोल सकते हो फिर। मतलब और यहाँ पर भी एक तरीके से ऑड वन आउट वाली बात हो रही है, राइट? नंबर में भी पॉइंट लगा के ऑड वन आउट हो रहा है, तो ऑड वन आउट सीम टू बी वर्किंग इन सर्टेन सिचुएशंस। ओके, PYQ लगा के देख लेना कहाँ कहाँ काम कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा। 73rd क्वेश्चन, 73rd किया किसी ने? 73rd तो आई थिंक 2024 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी आया था ना ये क्वेश्चन? यूपीएससी के बाद आया था पेपर के पहले आया था? बाद में। मतलब इतने बाद कि उसका क्वेश्चन रिपीट हो सके, या बहुत क्लोज बाद में आया था? दिसंबर 2024 का है ना ये पेपर। अच्छा हाँ, तो फिर रिपीट हो सकता है। बताओ कैसे किया फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाला कैसे किया, फर्स्ट सेंटेंस? सर एज अ स्टैंडर्ड फैक्ट ये तो पता होता है कि इंडिया का ही हाईएस्ट है। अगर मान लो नहीं पता, फिर ये पता होता है इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट, आई थिंक एनसीईआरटी में शायद वन ऑफ द हाईएस्ट तो लिखा हुआ है कल्टीवेटेड एरिया के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन कैसे करेंगे अगर नहीं पता है तो? साहिल? सर वही कि मतलब हमें ये कॉन्टेक्स्ट से पता होता है ना कि प्रोडक्टिविटी बहुत लो है इंडिया की, हम्म। तो एग्रीकल्चर यील्ड वगैरह बहुत कम है, एक तो वो लॉजिक लग रहा था। एक उसके अलावा वो PYQ तो आ ही रहा था यूपीएससी ध्यान में कि चाइना और उसका एरेबल लैंड का पूछा हुआ था, इंडिया का एरेबल लैंड कंपेयर करा हुआ था, तो वहां भी हमने करा ही था कि क्या लगा। देखो यहाँ पर एक बात तो ये देखना कि क्वेश्चन में एब्सोल्यूट फिगर के ऊपर बात हो रही है कि रिलेटिव फिगर पे बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एब्सोल्यूट पे बात हो रही है। एब्सोल्यूट प्रिपेयर करना तो बहुत मुश्किल होता है, राइट? रिलेटिव प्रिपेयर करना कंपैरेटिवली इजी होता है, और रिलेटिव में हम फिर भी ज्यादा कॉमन सेंसिकल तरीके से बात कर सकते हैं। अब जैसे प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इरिगेशन इज लेस देन चाइना, या यील्ड इज लेस देन चाइना, ऐसे करके बोलेंगे तो यस ट्रू ही होगा ना, ट्रू ही होगा, बिकॉज रिसोर्सेज चाइना में ज्यादा है, वट एवर, फाइनेंस ज्यादा है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट फिगर की बात आएगी तो स्टूपिडली सिंपल का चांस बहुत हाई होता है, बिकॉज बच्चे क्या सोचने लगेंगे, चाइना का तो एरिया इतना बड़ा है, यूएस का तो एरिया इतना, इवन रशिया, रशिया से भी ज्यादा है एग्रीकल्चरल एरिया इंडिया में, रशिया का तो एरिया ही इतना बड़ा है। प्लूटो, अच्छा तुमको पता है प्लूटो जो ग्रह है अभी, मतलब प्लूटो, प्लूटो से ज्यादा सरफेस एरिया है रशिया का, तो कि हिंदुस्तान में रशिया से ज्यादा कैसे हो जाएगा? ये स्टूपिडली सिंपल वाली बात होगी। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि रिलेटिव बात कर रहा है, परसेंटेज वगैरह लगा के बात कर रहा है, एज अ शेयर ऑफ समथिंग की बात कर रहा है, या एब्सोल्यूट की बात कर रहा है। यूपीएससी पूछ लेते हैं कई बार नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, है ना? प्राइसेस के कॉन्टेक्स्ट में पूछ लेगा, कभी उसको, कभी एक्चुअल ग्रोथ पूछ लेगा नॉमिनल जीडीपी, कभी ग्रोथ रेट पूछ लेगा, तो फर्क पड़ जाता है अगर एब्सोल्यूट और रिलेटिव की बात हो रही है। स्टूपिडली सिंपल मोस्ट केसेस में एब्सोल्यूट जो बातें हो रही होती है वहां पे लगता है, बिकॉज वहां बच्चे ओवर थिंक करते हैं उसके ऊपर, जो सुना होता है उसी बात पे वो अड़ जाते हैं। रिलेटिव में तो फिर भी सोच सकते हैं ना, तो यहाँ एब्सोल्यूट बात हो रही है इसलिए स्टूपिडली सिंपल, एंड अदरवाइज इंफॉर्मेशन है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो यू कैन थिंक ऑन दीज लाइन्स। ठीक है, 74th क्वेश्चन बिना इंफॉर्मेशन के नहीं हो पाएगा, और अब भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इतना फ्लड्स आ लिया, इतने नदियां मेंशन हो चुकी हैं कि ये इंपॉर्टेंट तो है। पिछले साल वायनाड में भी आया था, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पेंडिंग है अभी तक, इस साल तक, मतलब पिछले साल तो आया नहीं था, इस साल आ सकता है। ठीक है, 75 ये इंफॉर्मेशन के बिना नहीं कर पाओगे, ये तो प्योर क्वेश्चन है प्रिपेरेबल, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें एसएफडब्ल्यू भी नहीं बोल सकते, ये कॉन्सेप्चुअल स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चन है।
बात आ रही है समझ में? जो SFU वाले क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल वाले नहीं होते हैं, वो मेमोरी हैवी होते हैं। वो ऐसा चुटपुट चीज टेस्ट करेंगे, मेमोरी हैवी। ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल वाले हैं, ये ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन मूड ऑफ एग्जामिनर। तो ये इंफॉर्मेशन है तो करो, नहीं है तो फिर अपने रिस्क पे आए। दिल्ली वाली बात है, दिल्ली CM को मालूम है ना, अपने रिस्क पे आए। ठीक है, तो इट इज दैट। आज ही आई वॉच्ड वीडियो, अभी इससे पहले क्लास से पहले, तो देयर वाज दिस सभा, आई थिंक अमित शाह वाज स्पीकिंग समथिंग। वो यूपी वाले सपोर्टर थे, तो अमित शाह उनसे पूछता है क्यों आया था राहुल गांधी इधर अ, बिहार में, क्यों आया था, क्यों आया था, ऐसे करके पूछा। फिर वो बोलते हैं वोट चोरी के लिए। कहता अरे वोट चोरी के लिए थोड़ी आया था। समझ आई? मतलब ही वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ वो और बोलेंगे अपने बीजेपी के फेवर में, और वो बीजेपी वाले उसको ये जवाब दे रहे हैं कि वोट चोरी का वो लेके आया था, इशू लेके आया था। तो ऐसे मतलब सिचुएशन पॉलिटिक्स में होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन 76, रिपीट थीम आता रहता है हमेशा, नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट, ईस्ट वेस्ट अरेंजमेंट, ये खुद कर लेना। 77, अंगारा रिवर छोड़ के, रिवर तो सारी सुनी हुई होंगी, लेकिन अब देखो है तो थीम रिपीटेड, किस डायरेक्शन में बहती है, कौन कौन से कंट्रीज को पास थ्रू करेगी, है ना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड्स को, इक्वेटर को और ये ट्रॉपिक्स को करती नहीं करती, ये सब, कोई डैम इंपॉर्टेंट हो, कहाँ पे माउथ है रिवर का, ये सब इंपॉर्टेंट, डेल्टा बनाती है नहीं बनाती है, लेंथ कितनी है छोटी बड़ी, ये पूछते हैं। तो रिपीट थीम है, लेकिन इंफॉर्मेशन के बिना अगर विजुअलाइज नहीं कर सकते तो क्वेश्चन छोड़ दो, फिर कुछ नहीं हो सकता ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है। 78, अच्छा PYQs करने का और बार बार करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, एक तो आप उस एनर्जी में, उस रंग में रंग जाते हो, अपने PSC का आपको पता चलता है कि भाई उसका क्या आदत है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। और दूसरी बात, ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम में ये डिसाइड करने में क्वेश्चन करना है कि छोड़ना है। ठीक है, फटाफट से ज्यादा एफिशिएंटली ये डिसाइड कर पाओगे कि क्वेश्चन करना है कि क्वेश्चन छोड़ना है। तो इसीलिए सबसे जरूरी है PYQ 10 बार करके जाओ कम से कम, और जो PYQ में आ रखा है वो तो मिस नहीं होना चाहिए। तो UPPSC के तो PYQs करने ही करने हैं, बाकी हो सके तो UPSC के भी कर लो। ठीक है, UPSC के अदर एग्जाम्स के भी PYQs हैं, वो कर लो। अगर कोई सोर्स नहीं है आपके पास तो आई हैव अ टेलीग्राम चैनल, माइक्रो टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन का सेपरेट परचेज है, यू कैन मैसेज मी फॉर दैट। Otherwise, whatever source you have, if you are happy with that, you can refer that. 79th, Mediterranean climate, without information नहीं कर पाओगे इसको। ठीक है। 80th क्वेश्चन, एंटी 78 माओइस्ट। हाँ, 78 बरस के। 78th वाला विदाउट इंफॉर्मेशन नहीं कर पाओगे यार, बड़ा ही टफ क्वेश्चन है, इसको तो हिला भी नहीं पाएंगे, ये तो सुना ही नहीं होता, एक भी नहीं सुना हुआ, और कोई ऑड वन आउट वाला भी कोई चक्कर ही नहीं है इधर, तो छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 79th वाला इंफॉर्मेशन के बिना नहीं होगा। 80th, एंटी माओइस्ट ऑपरेशन, अब यहाँ पर भी ET फेल हो रही है। अब हम तो बोलेंगे ट्रू ही होना चाहिए, गढ़चिरौली में हुआ है तो ट्रू ही होगा भाई। लेकिन अब ये इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल एग्जाम से, पेपर कब आया था ये, दिसंबर में आया था, अब 6 महीना पहले कहाँ हुआ था, और कोई ऊपर, अगर तो कुछ ऊपर ऐसा लिखा होता ना, बिगेस्ट ऑपरेशन एंड ऐसे करके लिखा होता, तब भी बोलते गढ़चिरौली जैसे में होता तो भाई सुन लिया होता। लेकिन अभी तो सीधा ऐसे लिखा है दी एंटी माओइस्ट ऑपरेशन, है तो यार कोई स्केल नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ। और गढ़चिरौली तो फेमस है ही माओइस्ट के लिए। ऑपरेशन 3-4 हैं, गढ़चिरौली, नारायणपुर और बीजापुर, और ये इधर होते रहते हैं ऑपरेशन, तो क्या बोलोगे इसको, तो हम तो ट्रू ही बोलेंगे, बट ये फॉल्स है। सेकंड वाला भी ट्रू ही बोलेंगे, तो बोथ 1 एंड 2 होना चाहिए, बट बैड लक। 81st, लेकिन द लेसन इज, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के चक्कर में मत पड़ना।
किस महीने में कहाँ हुआ था, ये सब कौन याद रखता है यार। इट्स बेटर टू गो रॉन्ग इन दीज क्वेश्चंस। और एग्जाम में भी अटेम्प्ट जरूर करो, बिकॉज सही भी तो हो सकता था। ठीक है। 81st प्रवाह करके कुछ बोल दिया, इसरो ने बनाया है पाथ ब्रेकिंग फीट बाय, अच्छा फर्स्ट कैसे किया ये क्वेश्चन, द 81st, कुड एनीवन डू इट? किसी ने भी नहीं सॉल्व नहीं करके आए ना अभी क्लास से पहले? साथ साथ ही देख रहे हो क्वेश्चन, तो फिर क्या लेसन लर्न करोगे जब तक क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व किया? यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। साहिल कैसे किया था ये 81st वाला? मैंने एग्जाम में छोड़ा था ये। लैंग्वेज देखो, फर्स्ट वाला या तो गलत हो सकता है एसएफईडब्ल्यू, या ट्रू हो सकता है एसटीबीसी, क्या करें? लैंग्वेज देखो, पाथ ब्रेकिंग फीट, राइट? एक्स्ट्रा मसाला लगा रहा है ना। अगर नहीं भी सुना, इसमें कुछ एसएफईडब्ल्यू टाइप का तो वाइब नहीं है। अगर एसएफईडब्ल्यू कब होता? इट वॉज डेवलप्ड बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, फुल स्टॉप, तब एसएफईडब्ल्यू बेटर था ना। लेकिन ऐसा मसाला लगा रहा है तो इसका मतलब ट्रू की तरफ ज्यादा जाएगा। यही वाली बात हमने उस दिन करी थी ना रेडार वाले क्वेश्चन में। यू गेट द डिफरेंस? ये तो ट्रू है फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला तो है ही ट्रू, तो नॉर्मल सेंटेंस। 82nd क्वेश्चन। तो उसमें हाँ, उसमें तो हमने उल्टा नहीं बोला था, एक्स्ट्रा मसाला जब हम लगा रहे थे तो ये बोला था कि ये गलत हो जाएगा, जैसे उसमें ऑन पैसेंजर इनसाइड एयरप्लेन। अब यहाँ पर एसएफयूडब्ल्यू मैंने ये कहा था, उसमें जो अगर ये बोलता कि नहीं, सॉरी, क्वेश्चन का नेचर वाज डिफरेंट इन दैट क्वेश्चन। व्हाट आई हैड सेड वाज, अगर ये बोलता दिस वाज पार्ट ऑफ, क्या था वो, टू डिटेक्ट इन एयरपोर्ट्स, टू डिटेक्ट ड्रग्स इन एयरपोर्ट, फुल स्टॉप, एंड इन एयरक्राफ्ट नहीं बोल रहा है ना। तो अगर इस तरीके से करेगा तो हम क्या कह रहे थे उसको, ऑल पे जाएंगे नहीं जाएंगे, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो हम टू ओनली भी करते हैं, उसमें हमने देखा था फर्स्ट वाला सेट में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बिकॉज उसमें हायरार्की बन रही थी। हाँ, याद आया मुझे, सेकंड थर्ड उसमें सेकंड थर्ड। हायरार्की बन रही थी, इसीलिए हमने ये कहा था ऑल पे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर उसमें हायरार्की नहीं बनाते तो ऑल पे जाते, बिकॉज प्रेसिडेंट नहीं है, ये कहा था, राइट? बट मैं, सेम वाइब इज इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो ना। हम कब ट्रू करते हैं? जब इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, टू, खास करके टू स्टेटमेंट क्वेश्चन या मल्टी स्टेटमेंट में भी इस लैंग्वेज की जब बात हो रही है। हमने शायद कोई और क्वेश्चन किया हो फिर मल्टी स्टेटमेंट में, मुझे क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा। द पॉइंट इज, जिसको मंत्रालय वाला क्वेश्चन था, सूर्य घर, पीएम सूर्य घर योजना, हमने क्या बोला था उसमें कि क्योंकि उसमें मिनिस्ट्री तो थी, लेकिन उसके बाद इतना सारा एक्स्ट्रा डिटेल्स था, तो हम ट्रू की तरफ गए थे। वही चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल्स है, पाथ ब्रेकिंग, फीड दिस दैट, तो ट्रू की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन में ये लिखा होता इट इट इज इनिशिएटिव ऑफ एमएनआरई, तो स्टूपिडली सिंपल बनना था। सेम वे हियर, यहाँ एसएफईडब्ल्यू बन जाएगा अगर ये बोला होता इट इज बाय विक्रम साराभाई। गेटिंग इट? तो ये मसाले वाली बात है। बाकी द पॉइंट इज, अगर ये यूपीएससी में आएगा विक्रम साराभाई करके भी बोले तो चांस हो जाएगा एसटीबीसी का, बिकॉज हमने सुना नहीं है। हम यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में करंट अफेयर्स को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, बट मैं यूपी के बारे में बात कर रहा हूँ। 82nd, अप्रैल 24 में इंडिया डिलीवर्ड दिस टू, अब डिलीवरी कर दिया तब तो ये तो ट्रू ही होना है, इसमें तो कुछ फॉल्स ही नहीं है। अगर ये बोले सेल किया था, ये किया था, वो एक अलग फिर भी बात है, बट डिलीवरी कर दिया भैया, तो फिर तो ट्रू ही होगा। और हाँ, अब ये जो रेंज वाला, ये तो एसएफईडब्ल्यू है, एसएफईडब्ल्यू होता है रेंज, वो गलत दिया। 83rd, कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क। अच्छा ये देखो, फर्स्ट वाला एचटीबीसी, फर्स्ट वाला एचटीबीसी, ठीक है।
सेकंड वाला साउथ कोरिया, ये क्यों गलत है विधि? सर कोहिमा तो सुना होता है, साउथ कोरिया में नहीं है। नहीं नहीं, इट विल बी डेवलप्ड ऐसा, मतलब मे बी इन्वेस्टमेंट के थ्रू या कुछ ऐसा कोऑपरेशन के थ्रू, वुड हैव हर्ड। देखो नॉर्थ ईस्ट में पहले तो कुछ होता है तो वो ज्यादा न्यूज में रहता है, एक बात तो वुड हैव हर्ड हो सकता है। दूसरी बात, ये पीस मेमोरियल है। पीस मेमोरियल नेम से मीनिंग से भी देखो ना, पीस मेमोरियल एंड इको पार्क, तो में भी कुछ इको इकोलॉजी या कुछ ऐसा पार्क होगा, उसमें कोई फॉरेन कंट्री का इन्वॉल्वमेंट हाईली अनलाइकली, राइट? फॉरेन कंट्री का कहाँ होगा? कोई माइक्रो चिप बना रहे हैं, कुछ और बना, सेमीकंडक्टर बना, इस टाइप की चीजों में होगा ना, या कोई लोन दे दिया, कुछ कर दिया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, जैसे जापान वाले बहुत लोन देते हैं, तो उसमें ज्यादा चांस है फॉरेन कंपनी का, कंट्री का एंगेजमेंट। लेकिन इस वाले में अगर रिस्क लेना है, अब ये एचटीबीसी की तरफ हम नहीं जा रहे सेकंड सेंटेंस में, फॉर दिस रीजन बिकॉज ऑफ वर्ड्स हैव मीनिंग। ठीक है विधि? सर ये ऐसा क्वेश्चन जो कवच वाला क्वेश्चन था जापान जो, क्यों ट्रू होता? जापान क्यों ट्रू होता साहिल? सर जैसे अभी आपने बोला ना कि पीस मेमोरियल, मतलब ऑब्वियसली मतलब वो जो इम्पोर्टेंट चीजें कोलैबोरेशन करेंगे हम उसमें करेंगे जो मतलब अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, बट ये पीस मेमोरियल का वहाँ पे फिर कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा ना, क्योंकि जापानीज फोर्सेस उधर आई थी, बर्मा वगैरह ऑक्यूपाई करा था उन्होंने। अरे ये उसके तो बाद बहुत ओवर थिंकिंग हुई यार साहिल। इस टाइप की चीजें होती, मतलब मेरे इसको को एक्चुअली तो किया है क्या किसी फॉरेन कंपनी कंट्री ने? देखो मेरे को तो बहुत बड़ा डाउट है इसमें। पीस मेमोरियल तो यार इंसान क्यों बनाता है, मतलब अपने शहीदों को वो देने के लिए। इसमें तो हम इतना देखते ही डिप्लोमेट, मतलब डिप्लोमेसी के पार्ट हो जाता है कि अगर कोई मतलब जैसे यूएस का नॉर्मैंडी वाला बीच, फ्रांस बीच में नॉर्मैंडी, हम्म। यूएस का उसमें वो है, मतलब उनका कुछ मतलब ऐसे मेमोरियल टाइप का। यार तो वो तो मतलब बहुत फेमस और बहुत बड़ी चीज की हम बात कर रहे हैं। आई रियली डाउट कि ऐसे में, एंड फिर इको पार्क भी है, ये तो ऐसा लेजर लेजर एंगल से बनाया हुआ चीज, ऐसे पर्यटन टाइप घूमने फिरने, जापानी है। है जापान है। हाँ सर जापान। आई थिंक आई वुड हैव नॉट मार्क्ड कि जापान का इन्वेस्टमेंट है इसमें। सर ये क्वेश्चन कवच वाला क्वेश्चन से नहीं रिलेट वो कर बहुत फेमस है, कवच तो इज लाइक बहुत न्यूज में था। अब सेकंड सेंटेंस को तुम एच टी बी सी बोल सकते हो या वर्ड्स एंड मीनिंग लेके जा सकते हो। मेरे को अगर ये ऊपर कुछ थोड़ा ज्यादा वैसा होता ना, इकोनॉमिक एंगल से, इंफ्रास्ट्रक्चर एंगल से, तब तो पक्का से इसको एच टी बी सी बोल देते। लेकिन मुझे इसीलिए बहुत बड़ा डाउट था कि ये चीज तो यूजुअली हम खुद अपने लेवल पे करते हैं, अपने लिए करते हैं, तो इसलिए मैं वो किया। जापान भी होता आई थिंक आई वुड नॉट हैव मार्क्ड इट ट्रू। बाकी ठीक है, लेकिन ये देखो ये लाइन ऑफ थॉट, अब ऐसा है तो सब्जेक्टिव, ये बोलना कि भाई इसको जापान आया था और कंप्लीटली गलत है ऐसे तो नहीं बोल सकते, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा नहीं देखा है मैंने। बाकी अगर जो कन्विंसिंग लगे भाई, तुम अप्रोच वही फॉलो करनी चाहिए, सबका अपना अपना माइंड हो एक्सक्यूज मी, सकता है। हाँ। एक्सक्यूज मी। हम्म। तो यहाँ पे इट विल बी डेवलप्ड बाय साउथ कोरिया लिखा है, इसका मतलब ये भी तो हम लोग मान सकते हैं कोई ना कोई कंट्री तो डेवलप किया होगा, या कुछ ना कुछ तो इंडिया के साथ कोलेबोरेशन होगा, तो पॉसिबल है, सेंटेंस आउट ऑफ पॉसिबल है, नोवेयर क्यों बनाए? एग्जैक्टली पॉसिबल है। लेकिन हम्म। अगर उस लाइन पे सोचे तो हम एचटीबीसी भी बोल सकते हैं। सर बट वही साउथ कोरिया को ना ज्यादातर सेमीकंडक्टर और टेक्निकल वगैरह में नहीं नहीं मतलब आई मीन, डायरेक्ट ही मतलब नहीं एचटीबीसी भी साउथ नहीं, एक्चुअली कोरिया आउट तुम्हारी ऑफ बात ज्यादा सही नोवेयर। है, तुम्हारी बात ज्यादा सही है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई फॉरेन कंट्री होनी नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। और तुम ये कह रही हो कि अगर फॉरेन कंट्री का कोई रोल ही नहीं है तो सेकंड स्टेटमेंट नहीं बनना चाहिए, जो कि ज्यादा सही बात है। ठीक है, तुम्हारी बात में दम है भाई। तो माई अप्रोच वॉज रॉन्ग हियर। फॉरेन कंट्री कोई तो होगी, इसीलिए ये स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, सही बात है। अब बात आ जाएगी कि इसको ट्रू बोलोगे फॉल्स बोलोगे, फिर मैं एचटीबीसी में जाऊंगा, फिर मेरे पास कोई रीजन नहीं है इसको फॉल्स बोलने का। ठीक है, चलो।
84। मेट्स करके कुछ तो है, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। ठीक है, मोबिलिटी अरेंजमेंट से तो वन फील्स लाइक एंड टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल, मेरे दिमाग में तो ई रिक्शा ये ऐसे कुछ जो शटल होते हैं या कुछ समथिंग ऑन दोज लाइंस अरेंज किया हुआ है। बट ये ऑस्ट्रेलिया पे पहुंच गया। देखो अब देखो दोनों सेंटेंसेस में ऑस्ट्रेलिया है, तो फर्स्ट वाला तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड वाला अनप्रिपेरेबल है तो HTBC। बोथ है ना आंसर। हाँ, गेटिंग इट। 85th आइकॉन्स करके है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर। न्यूक्लियर भैया इंपॉर्टेंट होता है जब भी कुछ आएगा। तो दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन दिस डेट, SFEW, हाई चांस ऑफ SFEW। ठीक है, अच्छा और तुम ये देख लो कोहिमा वाले क्वेश्चन में भी डेट दे रखी है, लेकिन उसमें एट कोहिमा करके भी लिखा हुआ है। गेटिंग इट। तो यहाँ पे एक्चुअली ये कोहिमा का कोई सेंस ज्यादा है नहीं, बिकॉज ऊपर भी कोहिमा दिया हुआ है, कोहिमा पीस मेमोरियल। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है? देखो उसने उसको ट्रू बनाया बट कोहिमा भी लिखा हुआ था उधर। लेकिन जो बात मैंने बोली थी, SFUW वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका वाइब एकदम लिनियर होता है और एफिशिएंट सेंटेंस होते हैं ये। यू कैन कंपेयर इट विद दैट रिन्यूएबल एनर्जी वाला मिनिस्ट्री वाला क्वेश्चन, सूर्य घर योजना। दिस फर्स्ट सेंटेंस, इट वाज हेल्ड ऑन दिस डेट, द होल स्ट्रेस इज ऑन द डेट एंड कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं है। तो SFU एंड इंपॉर्टेंट इवेंट की बात हो रही है तो SFUW की तरफ जाएगा। अगर यहीं पे कुछ और एट दिस प्लेस एंड ऐसे करके देता तो ट्रू की तरफ जाना चाहिए था, या मसाला कुछ होता इसमें एडेड। सेकंड स्टेटमेंट, इंडिया इज रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड दिस, ये तो ठीक है, ट्रू ही होना चाहिए ना सेकंड वाला। तो जहां जनरल वाइब आ गई सेंटेंस में, सॉफ्ट सेंटेंस जनरल बात बोल रहे तो ट्रू होता है। 86th, पिरुल लाओ पैसे पाओ, क्या कैंपेन है? देखो फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस में इवन दो फॉरेस्ट फायर नहीं मेंशन है, बट हमको पता है उत्तराखंड में बहुत होती है, तो फर्स्ट सेंटेंस ट्रू हो जाएगा इस वजह से, फॉरेस्ट फायर वाली थीम तो ट्रू हो जाएगी। एंड सेकंड सेंटेंस भी ट्रू हो जाएगा बिकॉज उत्तराखंड की बात कर रहा है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर बहुत होती है। अब ये कोई प्रिपेरेबल स्कीम तो है नहीं, ऐसी ही कोई और स्कीम डाल दी इन्होंने। उत्तराखंड का दे दिया। व्हाट आर दे ट्राइंग टू से कि उत्तराखंड यूपी में से निकला था, आर दे स्टिल कंसिडरिंग इट पार्ट ऑफ यूपी? ठीक है, 87। हाँ, पेरोल से कुछ हम मतलब वर्ड्स या मीनिंग तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। पिरूल क्या होता है ये भी नहीं पता। मे भी कुछ किसी चीज से आग लग जाती हो, पेड़ों से कुछ गिरता हो सूख साख के, वो आग लग जाती हो, तो पाइन वो स्टिक होता है, पाइन मतलब से। बेसिकली फ्यूल फ्यूल कर देता होगा, चांस होता होगा, तो वो इकट्ठे करके डिपार्टमेंट को दे दो, कुछ पैसे ले लो, ऐसे होता होगा। सिर्फ और वर्ड किसमें कहाँ सर? पे? हाँ हाँ, सौम्या। सर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड जो दिया हुआ है, तो सर मतलब कोई छोटी मोटी स्कीम है तो जरूरी तो नहीं है ना कि चीफ मिनिस्टर ही करे, तो वो एक डाउट मेरे दिमाग में आ रहा है बार बार। नहीं, ये तो छोटी मोटी स्कीम नहीं है। आज के जमाने में तो अगर कोई मालगाड़ी भी लॉन्च होती है तो भी महामहिम पहुंच जाते हैं उसको झंडा दिखाने, होता है ना। यस तो सर। द पॉइंट इज देयर इज नो फन इन टेस्टिंग कि सीएम ने किया कि डीएम ने किया कि क्या होगा, ये तो कोई सिलेबस का लेवल ही नहीं है ना। या फिर सर इसको ऐसे लिख देता कि दिस वाज लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, तो अगर सेंटेंस चेंज कर देते तो तो सोचते भी क्या ठीक ऐसे। है, क्या दिक्कत है? वेरी मेन गुड। स्ट्रेस इसमें उत्तराखंड पे है, सिलेबस लेवल का तो ओके। उत्तराखंड है ना, और वो एसटीबीसी होगा। बस बात ये है, फॉरेस्ट फायर वाला स्टेट होना चाहिए, उत्तराखंड की जगह हिमाचल भी बोल देता हम तो तब भी ट्रू ही बोलते। बस फॉरेस्ट फायर होनी चाहिए वहाँ, ठीक है। सीएम का स्ट्रेस ही नहीं है। ओके,
87 नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत तो अनप्रिपेरेबल है। इट वाज हेल्ड एट न्यू दिल्ली। अब देखो, आई वुड हैव सेड इट इज ट्रू, हेल्ड एट न्यू दिल्ली बिकॉज अनप्रिपेरेबल है एसटीबीसी एंगल से। अब वो गलत हो गया तो हो गया। थर्ड वाला सेकंड सेंटेंस तो पक्का ही ट्रू है बिकॉज ऑफ 3 डे कॉन्क्लेव ऐसे करके बोल रहा है तो ट्रू ही होना है। ऐसा लैंग्वेज उसमें भी था, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाले में भी था ना, 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विल बी पार्ट। यू रिमेंबर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाला क्वेश्चन यूपीएससी का, 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विल बी पार्ट ऑफ दैट। तो वो सेंटेंस तो पक्का ही ट्रू होना है। तो उसी टाइप का है ये सेकंड सेंटेंस, ये पक्का ट्रू होना है। फर्स्ट वाला अनप्रिपेरेबल है, आई वेंट फॉर एचटीबीसी, अब ये गलत हो गया तो हो गया भाई, ठीक है। बट व्हाट यू कैन सी इन the commonality in the kind of statements which are going wrong is कि ये कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं दे रहे। अब जैसे अगर डेट एंड सिटी दे रहे हैं तो वो ट्रू कर रहे हैं उसको, जैसे कोहिमा में किस तारीख को हुआ था वो ट्रू कर रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ स्टेट का नाम या सिर्फ डेट दे रहे हैं तो वो फॉल्स की तरफ भी जा रहा है। तो दिस माइट बी सम अ नुआंस विच इज यूनिक टू दिस, बट यूपीएससी में हम नहीं करेंगे। यूपीएससी में हम ट्रू ही बोलेंगे फर्स्ट वाले को, एसटीबीसी ही बोलेंगे। बट इसमें हो सके ये एक हो, एक बार पीछे के क्वेश्चन देख के इसको कंफर्म कर लेना विधि। सर खो खो वाला क्वेश्चन, यूपीएससी का यस सर, तो खो खो ट्रू ही वाला था ना? फर्स्ट ट्रू था, इट वाज हेल्ड एट न्यू दिल्ली नहीं, एनपीआर। यूपीएससी में तो हम एसटीबीसी ही बोलेंगे फर्स्ट सेंटेंस को, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी हमने 2-3 क्वेश्चन देख लिए, आज ही की क्लास में देख लिए 2-3 क्वेश्चन, जहां पे जैसे हमने पहले बात करी थी कि अगर एकदम एफिशिएंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस है तो वो फॉल्स हो जाता है, एसएफयू की तरफ जाता है। तो कुछ 2 दिन देख लिए हमने, और अगर उसमें 2 चीजें मेंशन्ड है, तारीख और जगह मेंशन है, या मतलब एक से ज्यादा चीज मेंशन्ड है, इवन इफ इट्स अ फैक्चुअल सेंटेंस, तो भी ट्रू जा रहा है, मतलब एचटीबीसी की तरफ जा रहा है। सो द नुआंस विच वी आर observing is कि if it is just one fact mentioned in a concrete way, efficient way, it has a chance of going wrong. So what you will have to do is collect all such questions having these statements and देखो कि कहाँ कहाँ गलत हुए हैं। अगर most number of questions में वो गलत हो रहे हैं तो this might be something to consider. ओके, और पीछे के सालों में भी देख लेना, एटलीस्ट पिछले 4 से 5 सालों में ये रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ जी। So what is the meaning of HTBC? क्योंकि मुझे ये समझ Has to be correct, sorry, has to be correct. HTBC stands for has to be correct। ये एक एलिमिनेशन टेक्निक है जो हमने प्रैक्टिस करते हैं हम कोर्स में। और SFUW होता है स्टैंडर्ड फैक्ट यूजुअली रॉन्ग, स्टैंडर्ड फैक्ट यूजुअली रॉन्ग। वैसे मैंने इसका फ्री के, मेरे को आपको वीडियो भी मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, पिछले साल का प्लेलिस्ट होगा उसमें आप देख सकते हो। इस साल वाला डाला है कि नहीं मुझे ध्यान नहीं है, बट आप देख लेना, एक्सप्लेनेशन इज द सेम। ठीक। 88th क्वेश्चन में कुछ तो लूपेक्स की बात कर रहा है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। दिस इज एन इंडिया जापान पार्टनरशिप फॉर जॉइंट मून मिशन विच शैल बी लॉन्च इन द फ्यूचर। देखो शैल बी लॉन्च इन द फ्यूचर की वजह से हम ट्रू बोल सकते हैं इसको, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। अगर ये बोल देता लॉन्च हो चुका है तो फिर तो वुड हैव हर्ड। बिकॉज ऑफ फ्यूचर वी आर सेइंग इट इज ट्रू। ओके, एचटीबीसी बोल रहे हैं। अब सेकंड सेंटेंस में फिर फंस जाएंगे। सेकंड में मेरे हिसाब से ट्रू होना चाहिए, अब इन्होंने सेकंड में फॉल्स कर दिया। अब एक रीजन ऐसा हो सकता है, हम जब यूपीएससी के क्वेश्चन देखेंगे, 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन, जो सेकंड सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर, X इज डूइंग दिस वाइल Y इज डूइंग दैट, ये जो कंस्ट्रक्शन, ये स्ट्रक्चर जो है, ये जनरली गलत की तरफ जाते हैं। ये यूपीएससी में आप देखोगे, यहां पर भी स्ट्रक्चर वही है। तो कंटेंट के हिसाब से अगर आप जाओगे तो मेरे लिए तो एसटीबीसी होना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर में, और ये क्यों गलत होता है, बिकॉज जब 2 चीजें कंपैरेटिव फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका मतलब नॉलेज हैवीनेस डिमांड कर रहा है, और नॉलेज हैवीनेस अगर डिमांड कर रहा है तो मतलब स्टैंडर्ड फैक्ट की तरफ जा रहा है। गेटिंग इट? तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ए इज ट्रू बट बी इज नॉट ट्रू, ऐसे करके जो सेंटेंस है, या ऐसा कंपैरेटिव स्ट्रक्चर, उसमें जनरली देखा जाता है कि फॉल्स की तरफ जाता है। तो अगर तो वो ध्यान में आ जाए तो किस्मत,
नहीं ध्यान में आए तो एचटीबीसी कर लो, गलत हो गया कोई नहीं, ठीक है। 89th GECP guidelines for elimination of corporal punishment unpreparable completely। अच्छा यहाँ भी देखो दो बातें कर रहा है, तमिलनाडु की बात कर रहा है और फिर डेट की बात कर रहा है, और वो ट्रू दे रहा है ना। और सेकंड वाला तो ठीक है, जनरल है, ट्रू होना चाहिए। ओके। 90th क्वेश्चन, फ्लाई 91 न्यूली लॉन्च्ड एयरक्राफ्ट इन एयरलाइन इन इंडिया, ट्रू, एचटीबीसी, ठीक है। और 18 मार्च, इसमें भी दो, देखो इसमें भी दो बोल रहा है, मनोहर एयरपोर्ट ऑन 18 मार्च, इसमें भी दो दो बोल रहे हैं। तो ये कई बार देख लिया कि जहां एक से ज्यादा फैक्ट्स जो दे रहा है जिस सेंटेंस में, वो ट्रू की तरफ जा रहे हैं, और जहां सिर्फ एक ही फैक्ट दे रहा है वो फॉल्स की तरफ जा रहा है, मतलब वो एसएफडब्ल्यू की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। 91st, अब ये रिस्क है, देखो स्कीम एक से ज्यादा सुने ही होंगी, और ये थोड़ा तुमको अंदाजे की बात लग रही होनी चाहिए कि भाई स्वच्छ भारत मिशन सबसे ज्यादा फेमस स्कीम है, और ये आई थिंक 19 में लॉन्च हुई थी। वो कह रहे थे कि भाई गांधी के वो हो जाएंगे, आई मीन 100 साल होंगे, कितने होंगे, गांधी जयंती या कुछ तो ऐसे था। स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था 2014 में, लॉन्च हुई थी 2014 में, हाँ तो 2014 आंसर में 14, हाँ राइट राइट 14 में, सॉरी नॉट इन 19। और वो 100 साल बोल रहे थे गांधी के आने का, बिकॉज गांधी नहीं 15 में आया था, 1915 में गांधी आया था, तो उस पे शायद लॉन्च करा था 2014 में, 2015 में लॉन्च किया होगा। एंड तो ये बहुत पुरानी स्कीम है। द पॉइंट इज यू नीड टू बी एबल टू डिफरेंशिएट समहाउ दैट दिस इज अ वेरी ओल्ड स्कीम। अगर ये कर सके तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ये मेंशन्ड है, और अब ये उज्जवल वगैरह तो ये तो बहुत रीसेंट है, ये तो सिलेंडर वाली स्कीम है, तो मतलब कुछ तुमको जुगाड़ लगाना पड़ेगा एक अंदाजा लगाने के लिए कि एटलीस्ट सबसे पुरानी कौन सी है, ये देख लो। तो स्वच्छ भारत मिशन और 2014 सबसे पुराना साल दिया है, और एक ही ऑप्शन में मेंशन है वो, तो ये भी किस्मत है एक्चुअली, बट यू नीड टू टेल, मतलब बिल्कुल ही नील बटा सन्नाटा हो तो कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर छोड़ ही दो इसको, ठीक है। 92nd में एनवायरमेंट वाला गलत होगा, वो सुना हो जाता है, ये तो पीवाईक्यू भी है, एचडीआई में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। 93rd भाई ये, अच्छा फिर स्वच्छ भारत दे दिया इन्होंने, एक ही साल में दो क्वेश्चन में स्वच्छ भारत दे दिया, ठीक है। अगर पता है कि स्वच्छ भारत काफी पुराना है और एक ही ऑप्शन में सबसे पहले मेंशन्ड है, तो किस्मत है, मतलब देखो दो क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन फिर रिस्क लेने वाली बात है, ठीक है। अच्छा ये महिला की जितनी भी स्कीम है, खास करके अगर लेस हर्ड स्कीम हुई, बहुत टेक्निकल सी स्कीम हुई, तो वो रिसेंट वाली ही होंगी, ठीक है। माल्था से तीन चार फेमस इलेक्शन ये हैं, क्या बोलते हैं, अब जुबान पे भी इलेक्शन कमिश्नर चढ़ा हुआ है, इकोनॉमिस्ट। एक तो ये माल्थस है, एक वो रिकार्डो है, एक ये एडम स्मिथ है, एक ये जॉन मेनार्ड कीन्स है, तीन चार हैं ये। इनकी मेन थ्योरी इसकी तो माल्थस की और शायद रिकार्डो की दी है कि नहीं दी, पर माल्थस की आई थिंक ज्योग्राफी की किताबों में तुम्हारे में मेंशन्ड है कि पॉपुलेशन रिलेटेड कुछ तो है, कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो अपने आप ही फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी, मर जाएंगे, कुछ ऐसे तो लिखा था उसमें, तो ये तो तुमको अपने मिल जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में तुम रिस्क नहीं ले सकते, इटी नहीं कुछ कर सकते, ये एटलीस्ट सम इंफॉर्मेशन यू नीड टू हैव, ठीक है। फर्क पता होना चाहिए, ज्योमेट्रिक, अरिथमेटिक, एक्सपोनेंशियल, लिनियर, इनका मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वो पता होना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन ग्रोज इन व्हाट प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक डालें कि अरिथमेटिक, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल तो बहुत ज्यादा होती है, एक्सपोनेंशियल तो पॉपुलेशन बढ़ती ही नहीं है, एब्सोल्यूट नंबर एक्सपोनेंशियल हो जाता है, लेकिन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल थोड़ी होती है पॉपुलेशन की, है ना। एक्सपोनेंशियल होता है पावर से चलने वाला,
सप्लाई ग्रोज, अच्छा लीनियर होगा नहीं, लीनियर मतलब जीरो ग्रोथ, लीनियर हो नहीं सकता। और फिर सबसे घटिया जो है वो अरिथमेटिक ही है। तो ज्यादा लोग कब मरेंगे? जब सप्लाई डिमांड मिसमैच होगा। और सबसे घटिया सप्लाई कब होगी? अरिथमेटिक में। ज्योमेट्रिक मतलब इनटू, मल्टीप्लाई करने वाला। तो कर तो सकते हो बट थोड़ा मतलब जुगाड़ लगाना है, कॉमन सेंस। 95 अर्थ में इकोनॉमिक सर्वे 22 23 का पूछ लिया। 95 वाला भी ठंडे दिमाग से सोच के करोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, बट यू हैव टू थिंक विद अ कूल माइंड। ये ऐसे क्वेश्चन शुरू में मत टच करना, ये वाले रिस्की होते हैं। अग्रवेटेड ग्लोबल सप्लाई, इसका मतलब सप्लाई नहीं हो रही, सप्लाई डिसरप्शन बड़ा फेमस ऑयल शॉक हुआ था। क्या होता है उसमें सप्लाई डिसरप्शन में? प्राइस बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो क्या करेंगे जो जिससे इन्फ्लेशन कम हो, क्या करेंगे? फिर ये तो रिपीटेड थीम है पीवाईक्यूज में, तो स्टेटमेंट डील हो जाएगा, ठीक है, बट यू हैव टू थिंक विद अ कूल माइंड। 96, 96 बना किसी का? चेक नहीं हुआ, किसका हुआ? कैसे किया तूने साहिल? गलती कर दिया होगा पर किया जरूर होगा तूने, है ना? कैसे किया? कैसे किया बताओ? मैंने एग्जाम में तो गलत मार्क कर दिया था मैंने, बट उसके बाद मेरे को थोड़ा लॉजिक पता लगा। क्या मार्क, तो रैंडम मार्क किया था? नहीं सिर्फ बी मार्क कर मैंने एग्जाम में। लॉजिक क्या लगा तेरे को? सर लॉजिक तो अब ये है, उसके बाद में जैसे कैटेगराइज कैटेगराइज करा था मैंने, जैसे वो है ना पीएम श्रम धन योगी मानधन योजना, ये तीनों जो एबीसी ऑप्शन है आपके, हम्म एबीसी स्टेटमेंट्स जो है वो तीनों मतलब ये कैटेगरी लग रही है मेरे को। और डी जो पेंशन की अलग से बात कर रहा है, डी वाली, तो पेंशन में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन उसमें आ रही है बेनिफिशियरीज चॉइस में। हाँ, ये एक तरीका हो सकता है प्रसून। तो इसमें मुझे वो पीवाईक्यू याद आ गया, यूपीएससी वाला, उसमें एग्जैक्ट सेम दिया था कि बेनिफिशियरी का चॉइस रहता है। अच्छा चलो, देखो ये एडवांटेज होता है पीवाईक्यू करने का। वर्स्ट के सिनारियो नहीं भी पता चले तो देखो, बेनिफिशियरीज कंट्रीब्यूशन में एक नंबर पोजीशन पे दिया है बेनिफिशियरीज चॉइस, और बाकियों में दे दिया रुपीज, रेंज और फिगर दे दिया। तो तुम 1 और 4 है जिसके दम पे तुम कॉल ले सकते हो। फोर्थ है 20 रुपए पर साल, इसका मतलब ये कोई ऐसी चीज होगी जो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट, मैंडेटरली रिक्वायर्ड टाइप होगी और यूनिवर्सल डिमांड जिसकी होगी उस टाइप का, और जो कि है बीमा। बीमा is kind of a thing which everybody needs and government wants it to be as affordable as possible. तो जो 20 रुपए पर ईयर वाला जो ये है, ये या तो बी में होगा या तो सी में होगा, उसी में ही बीमा लिखा है, राइट। और जो बेनिफिशियरी चॉइस है वो एक तरीके से इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में एक लग्जरी है कंपेयर टू अदर्स, राइट। तो जो लग्जरी है वो वाली स्कीम कौन सी है? वो तो पेंशन वाली है ना, अटल पेंशन योजना। एक मतलब ठीक ठाक स्कीम है अटल पेंशन योजना, इन द सेंस तुमने सुना होगा कि तुम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब इट्स अ गुड इनफ स्कीम अटल पेंशन, और काफी फेमस स्कीम भी है। उसमें अगर इतना लिमिटेड लिमिटेड होता, 200 तक 400 तक पर ईयर 20 रुपए। और दूसरा एंगल ये भी है सोचने का, अगर अटल पेंशन में, क्योंकि वो इतनी फेमस स्कीम है, अगर उसमें इतना कम होता बेनिफिशियरीज कंट्रीब्यूशन तो फिर पता होता, सुन लिया होता। ऐसा तो कुछ नहीं सुनते हैं कि इतने से में हो जाता है, राइट। तो वो एक तरीका है सोचने का। तो lesson learnt is you don't need to worry about very specific details about schemes. मोटा मोटा पता होना चाहिए बस क्या चीज है। न्यूज, वो गंगा सफाई की जैसे स्कीम है वो रहती है न्यूज में, यमुना सफाई आजकल आ रही है, ठीक है, और ये स्वच्छ भारत वाली है, और जो भी इंपॉर्टेंट वाली स्कीम, नेतृत्व वाली रहती है, मदरहुड वाली, मोटी मोटी स्कीम्स बस पता हो। ये फिर आवास योजना वाली रहती है ना। तो मोटी मोटी स्कीम्स एंड उनका मेन जो प्रैक्टिकल पॉइंट टू रिमेंबर। अब जल जीवन मिशन जैसे बड़ा फेमस है, और जल जीवन मिशन सिर्फ रूरल एरियाज के लिए है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा, इस टाइप की चीजें। तो 1 से 2 3 जो जितना कर सको, 1 2
मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बस याद रखो, बाकी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता है। 97th असर्शन रीजन का डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज इंप्रूविंग बिकॉज लगा के करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। 98th, अच्छा गोल 4। अब देखो, अगर थोड़ा ठंडे दिमाग से देखोगे ना इस क्वेश्चन को तो ये हो जाएगा सॉल्व। अगर गोल 4 देख के डर गए तो थोड़ा मुश्किल है। गोल 4 चलो मान लेते हैं नहीं पता, लेकिन जो सेंटेंसेस जो दिए हुए हैं 1 2 3 4 उसमें दो सेंटेंस 1 एंड 2 एजुकेशन की बात कर रहे हैं और बाकी दो थोड़े डिफरेंट है। तो अगर रिस्क ले सको तो यू कैन गो फॉर 1 एंड 2। ठीक है। एओटा तो इसमें वैसे भी नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन में एओटा तो आंसर होना ही नहीं चाहिए, ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा, राइट। एंड 1 एंड 2 दोनों एक साथ होंगे क्योंकि दोनों एजुकेशन से डील करते हैं, तो दोनों में से कोई एक भी सिर्फ नहीं रहेगा। नाइनटी 99 नॉलेज से करना है, इजी क्वेश्चन है बट नॉलेज से करो। 100th, वैसे 99 नॉलेज नहीं भी है तो भी अगर वैसे थोड़ा अवेयर हो तो अगर ब्रावो ऑप्शन आंसर होता, मतलब आर्टिकल 19 में होता तो आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 ये तो यही दो आर्टिकल सबसे ज्यादा न्यूज में रहते हैं हमेशा। तो कहीं ना कहीं सुन लिया होता प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में, वो घर गिरा देते हैं लोगों के, बुलडोजर चढ़ गया, ये चढ़ गया, रहता है ना न्यूज में, तो न्यूज आ जाता, पता चल जाता। 100th क्वेश्चन है असर्शन रीजन, ये भैया नॉलेज थोड़ा चाहिए होगा इसमें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे बिना नॉलेज के। गवर्नर के ऊपर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, एडवांटेज ये है कि ये चीजें रिपीट होती ही रहती हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी पीवाईक्यू में आ गया होगा, लेकिन नॉलेज के बिना नहीं कर पाओगे। आर्टिकल में नहीं फंसाएगा वो, आर्टिकल नंबर नहीं गलत करेगा। तो सबसे नाइव अप्रोच तो ये होता है कि आर्टिकल दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है तो गलत होगा, ये सबसे घटिया अप्रोच है। उसको पूरा पढ़ो, ज्यादा सेंस कहाँ बना रहा है। आर्टिकल तो तब गलत करेगा ना जब सेंटेंस का पूरा वेट सिर्फ आर्टिकल पे हो, तभी तो गलत करेगा। जब बाकी चीज पे वेट है तो आर्टिकल तो करेक्ट ही दिया होगा। ठीक है, that's it in today's class.